अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी? खैरियत से हैं? नहीं नवीद, आई वोंट सजेस्ट कि आप इसे इग्नोर कर दें। MICR एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आई डोंट नो हाउ दे स्किप्ड इट इन दिस टेक्स्ट बुक। मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकग्निशन जो है, ये बेसिकली एक स्पेशल इनपुट मीडिया है जो MICR रीडर के थ्रू रीड किया जाता है। और एक स्पेशल करेक्टर की स्ट्रिंग होती है विच इज टाइप्ड इन मैग्नेटिक इंक। एंड स्पेसिफिक मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकग्निशन रीडर जो है, वो इस इंक को पढ़ता है और इसमें जो भी डेटा स्टोर होता है उसको वो इवैल्यू मतलब उसको वो प्रोसेस करता है। तो इट इज़ रिकमेंडेड कि आप गूगल पे कोई इसकी हल्की फुल्की डेफिनेशन जरूर देख लें। दो इट इज़ फाउंड इन बेनिफिट्स एंड लिमिटेशंस टेबल, बट इट इज़ नॉट डिफाइंड अबव। तो बट स्टिल आई रिकमेंड कि आप इसको देख लें, AFC की किताब से देख लें, वहाँ पे डेफिनेटली आपने MICR पढ़ा होगा। और सिंपली सर्च इट ऑन गूगल, ठीक है। ओके जी, एटीट्यूड हम लोग डिस्कस कर रहे थे, हमने एटीट्यूड के कंपोनेंट्स पढ़ लिए थे एंड नाउ वी वर जस्ट अबाउट टू टॉक अबाउट द टू components of attitude that define instrumental और that define consumer behavior। तो अब हमने डिस्कस किया था कि कंज्यूमर बिहेवियर जो होता है ये अफेक्टिवली ड्रिवन होता है, मींस इमोशन ड्रिवन होता है। ठीक है। हाँ जी, वो भी देख लो यार, डजेंट मैटर। कंज्यूमर बिहेवियर जो है, इट इज ड्रिवन मोर ऑन द बेसिस ऑफ योर फीलिंग्स एंड इमोशंस। एंड ऑन द अदर हैंड इंस्ट्रूमेंटल बिहेवियर जो है, दैट इज ड्रिवन मोर ऑन द बेसिस ऑफ योर कॉग्निशन, योर थॉट प्रोसेस। फॉर एग्जांपल, मार्केटर्स ऑर्गेनाइजेशंस जो है, दे ब्लेंड बोथ ऑफ दीज कॉन्सेप्ट्स, कॉग्निटिव और इफेक्टिव को ब्लेंड कर देते हैं टू रन देयर बिजनेस। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप एक मार्केटिंग कंपेन डिजाइन कर रहे होते हैं बीइंग अ मार्केटर, तो आप दोनों कंपोनेंट्स को कंसिडरेशन में लेके आते हैं। अफेक्टिव कंपोनेंट में आप ये देखते हैं कि क्या मार्केटिंग मटेरियल विजुअली अट्रैक्टिव है, क्या आपके सैंपल्स टेस्टी हैं, क्या बैकग्राउंड म्यूजिक इंजॉयबल है, क्या विजुअल कंटेंट एक्सेप्टेबल है। और कॉग्निटिव कंपोनेंट में आप ये देखेंगे कि जो आपकी मार्केटिंग कंपेन है, क्या वो हायर सेल्स इंक्वायरीज जनरेट करेगी, क्या आप हायर प्राइसेस चार्ज कर सकते हैं, क्या मार्केटिंग कंपेन जो है इट विल क्रिएट ब्रांड इक्विटी। ये स्पेलिंग मिस्टेक है, इट विल क्रिएट ब्रांड इक्विटी। ठीक है। तो बेसिकली दोनों किस्म के कंपोनेंट्स हमारे डिसीजंस में आते हैं। इसी तरह जब आप लोगों को डील करते हैं, व्हेन यू डील विद योर एम्प्लॉइज एंड कस्टमर्स, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि वो किस किस्म के मैसेज को ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे या कौन सा कंपोनेंट जो है वो उनके डिसीजन को इन्फ्लुएंस करेगा। नॉर्मली ये देखा गया है कि इमोशनल इंटेलिजेंस, EI, इमोशनल इंटेलिजेंस एक कॉन्सेप्ट है, अभी हम आगे जाके पढ़ेंगे स्ट्रेस के अंदर। इमोशनल इंटेलिजेंस मींस टू व्हाट एक्सटेंट a person can understand emotional cues emotional cues and respond better to emotions। ठीक है। इमोशनल इंटेलिजेंस का जो कॉन्सेप्ट है, ये बताता है कि किस हद तक एक इंसान इमोशनल क्यूज को समझता है, यानी जो इमोशंस उस तक आ रहे होते हैं, वो किस हद तक उन इमोशंस को फील करता है, और टू व्हाट एक्सटेंट दैट पर्सन रिस्पॉन्ड बेटर टू इमोशंस, किस हद तक वो इमोशंस को रिस्पॉन्ड करता है। इसी सो ये EI कहलाती है, इसे हम EI कहते हैं कि किस हद तक एक इंडिविजुअल इमोशंस को अंडरस्टैंड करता है, ये इमोशनल मैसेजेस जो उस तक आ रहे होते हैं। अब इसकी एक आपको एग्जांपल देता हूँ, जस्ट इन अ मिनट, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, मोमेंट एग्जांपल देता हूँ इसकी।
नहीं नहीं नहीं, दैट इज समथिंग डिफरेंट यार। क्यू जो है ना, CUE, ये इसका मतलब होता है ड्राइव। कोई चीज जो ट्रिगर कर दे। अगर आप क्यू का लफ्जी मतलब देखें तो क्यू कहते हैं ड्राइव को। क्यू मीन्स ड्राइव, ठीक है। यानी इमोशनल क्यूज का मतलब है कि इमोशनल ड्राइव। जैसे वो आजकल एक टीवी पे ड्रामा चल रहा है ना, वो बड़ा मशहूर, अ, कौन सा, मेरे पास तुम हो, है जी, जिसमें वो कैरेक्टर है दानिश एंड, बड़ा आजकल हिट हुआ है ड्रामा। अब अक्सर लोग हैं जो उस ड्रामे के अंदर व्हेन दैट लेडी, वो और बात है, हाइप इतनी है तो बंदा देख लेता है। आई पर्सनली डोंट लाइक ड्रामास, लेकिन वो जब लगा होता है टीवी पे तो फिर देख लेता है बंदा। अब उसमें व्हेन द लेडी लेफ्ट विद दैट बिलियनियर मैन, सो पीपल स्टार्टेड हेटिंग दैट लेडी, है ना, लोगों ने उसको हेट करना शुरू कर दिया। एंड व्हेन नाउ शी इज ब्रोक, शी हैज नथिंग, तो नाउ यू हैव डेवलप्ड सॉफ्ट कॉर्नर फॉर हर। ठीक है, अब हमने फिर उसके अगेंस्ट सॉफ्ट कॉर्नर जो है वो डेवलप कर लिया है, ठीक है ना। इसे इसे कहते हैं EI, दैट इज नोन एज EI। तो आपको बात समझ आ रही है जी? इसे कहते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। सो पीपल बेसिकली, सो पीपल हु आर लेस इमोशनली डेवलप्ड, जो लोग इमोशनली लेस डेवलप्ड होते हैं, वो कॉग्निटिव मैसेजेस को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। और वो लोग जो इमोशनली ज्यादा डेवलप्ड होते हैं, वो अफेक्टिव मैसेजेस को ड्राइव करते हैं। वो लोग जो इमोशनली ज्यादा डेवलप्ड होते हैं, वो अफेक्टिव मैसेजेस को ड्राइव करते हैं, उससे उससे ड्राइव होते हैं। ठीक है ना, ये पॉइंट समझ आ रहा है? गेटिंग दिस पॉइंट? तो ये बेसिकली यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है कि एम्प्लॉइज हु आर लेस इमोशनली डेवलप्ड with lower EI may respond better to cognitive based messages, and the people who are developed more emotionally, they will respond to affective based messages. Okay? कॉग्निटिव से मुराद ये, जब भी हम लोग डिस्कस नहीं किया, कॉग्निटिव कंपोनेंट जिसमें इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है। ऐसे मैसेजेस जो इंफॉर्मेशन ड्रिवन होते हैं, इन्हें कॉग्निटिव बेस्ड मैसेजेस कहते हैं। और इफेक्टिव मैसेज वो होते हैं जिनके अंदर इमोशनल क्यूज ज्यादा होते हैं। जैसा भी हमने डिस्कस किया कि एक टीवी कमर्शियल जो है वो कितनी विजुअली अट्रैक्टिव है, ये इफेक्टिव कंपोनेंट है। और एक टीवी कमर्शियल से आपकी कितनी सेल्स इंक्वायरीज जनरेट होंगी, ये कॉग्निटिव कंपोनेंट है। ठीक है, दैट इज कॉग्निटिव कंपोनेंट। ओके, जस्ट स्पेयर अगेन वन मोमेंट प्लीज, वन मोमेंट।
ओके जी, अगेन सॉरी फॉर द इंटरप्शन, एक्चुअली द डोरबेल रैंग ट्वाइस। ओके, तो मैं ये बता रहा था आपको कि इमोशनल इंटेलिजेंस या इमोशनल डेवलपमेंट ये होती है कि आप कितनी जल्दी इमोशन से ड्राइव होते हैं। ओके, द पीपल हु आर ड्रिवन मोर इमोशनली, ठीक है, आर द पीपल हु रिलेट और हु रिस्पॉन्ड बेटर टू अफेक्टिव मैसेजेस, एंड द पीपल हु आर लेस डेवलप्ड इमोशनली, जिनकी ईआई लो होती है, दे रिस्पॉन्ड बेटर टू कॉग्निटिव बेस्ड मैसेजेस। ओके, ये एक सिंपल सा शॉर्ट क्वेश्चन है, अभी तक वैसे कभी टेस्ट हुआ नहीं है, लेकिन चांसेस आर देयर के टेस्ट हो। ये सवाल आ चुका है पेपर में। एटीट्यूड की दो टाइप्स होती हैं, इम्प्लिसिट एटीट्यूड्स एंड एक्सप्लिसिट एटीट्यूड्स। The explicit attitudes are the attitudes which you are consciously aware of. आपके वो एटीट्यूड्स जिनके बारे में आपको आगाही होती है, इन्हें हम एक्सप्लिसिट एटीट्यूड्स कहते हैं, एंड दे कैन बी इजीली मेजर्ड थ्रू सेल्फ टेस्टिंग और थ्रू ऑब्जर्विंग योर बिहेवियर। जैसे फॉर एग्जांपल आपसे पूछा जाए, अजान हो रही है, जस्ट अ मोमेंट। This conference will now be recorded. ओके, तो इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट एटीट्यूड, ये सवाल 6 नंबर का आ चुका है पेपर में। एक्सप्लिसिट एटीट्यूड्स वो होते हैं विच यू आर कॉन्शियसली अवेयर ऑफ, आपके वो एटीट्यूड्स जिनके बारे में आपको आगाही होती है। ये वाला क्वेश्चन पेपर में आया था सितंबर 2016 की अटेम्प्ट में, सितंबर 2016 में ये सवाल आया था पेपर में। आपके वो एटीट्यूड्स जिनके बारे में आप कॉन्शियसली अवेयर होते हैं, वो एटीट्यूड्स जिनको आप मेजर कर सकते हैं ईदर थ्रू सेल्फ टेस्टिंग और समवन कैन ऑब्जर्व योर बिहेवियर टू मेजर योर एटीट्यूड। फॉर एग्जांपल आपकी लाइकिंग डिसलाइकिंग, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके पसंदीदा कलर्स कौन कौन से हैं, सो एवरीबॉडी नोज कि उनका फेवरेट कलर कौन सा है, एंड यू विल टेक अ फ्यू सेकंड्स टू आंसर द क्वेश्चन। फॉर एग्जांपल इफ आई आस्क फर्रुख, रशीद और राशिद, आपका पसंदीदा रंग कौन सा है बेटा, विच इज योर फेवरेट कलर? और इफ आई आस्क हसन जावेद ख्वाजा साहब, ख्वाजा साहब आपका पसंदीदा रंग कौन सा है? या अगर इकरा से पूछें या माहम से पूछें, महक से पूछें, सकलैन से पूछें, नवीद, तसव्वुर, तैयब, यासिर, जैनब, you see everybody has a favorite color and you will simply think of your favorite color। ऐसे ही है ना? क्या ख्याल है उर्वा, आपका पसंदीदा कलर कौन सा है? व्हाट इज योर फेवरेट कलर? फरजीन का कलर कौन सा है फेवरेट? आयशा सरवर का कलर कौन सा फेवरेट है? you see, so everybody knows his or her favorite color, you see, very quickly answering। बड़ी आसानी से आप इस सवाल का जवाब दे सकते हैं ना, ठीक है, इस सवाल का जवाब आप बड़ी इजीली दे सकते हैं। तो ये इसी तरह आपको खाने में क्या पसंद है, फॉर एग्जांपल इफ आई आस्क माहम जावेद, माहम को खाने में क्या पसंद है? इफ आई आस्क फॉर एग्जांपल सकलैन, सकलैन आपका पसंदीदा फूड कौन सा है? या नवीद से पूछें, नवीद साहब आप खाने में क्या पसंद करते हैं? तो ये वो सवाल हैं जिनके बारे में आप बड़ी क्विकली, क्योंकि आप कॉन्शियसली अवेयर हैं अपने इन एटीट्यूड्स के मतलब, you are consciously aware of these attitudes। These attitudes are measured on bipolar scale। इन्हें हम बाइपोलर स्केल पे मेजर करते हैं, मतलब एक्सट्रीम पे होते हैं, स्ट्रांगली सपोर्ट और स्ट्रांगली अपोज, हाईली फेवरेबल और हाईली अनफेवरेबल, ठीक है। वेरी गुड और वेरी बैड, ठीक है। यू सी, सो दीज आर बाइपोलर स्केल्स। इसके बरक्स कुछ एटीट्यूड्स आपके इम्प्लिसिट होते हैं, विच आर ड्रिवन बाय योर सबकॉन्शियस माइंड, जिनके बारे में आप खुद भी आगाह नहीं होते। These attitudes are largely unacknowledged, although they strongly reflect underlying morals, beliefs, and values of your system, of a person। No, hidden talent, no, hidden talent is something different। हिडन टैलेंट कुछ और चीज है। इम्प्लिसिट एटीट्यूड मतलब मैं अगर आपसे ये पूछूं कि आप कितने पेट्रियट हैं, आप कितने मुहिब्बे वतन हैं, तो अक्सर लोग इस सवाल का सही जवाब नहीं दे पाएंगे। आपको खुद भी नहीं पता होगा कि आपके अंदर कितनी हुब्बुल वतनी है, आप पाकिस्तान से कितनी मोहब्बत करते हैं, जब तक कि आप किसी ऐसी सिचुएशन को ना एनकाउंटर करें जिसमें आपकी हुब्बुल वतनी टेस्ट हो। या हमारे जो रिलीजियस बिलीफ्स होते हैं, हमारे अंडरलाइंग मॉरल्स जो होते हैं, ये बड़े छुपे हुए होते हैं, ठीक है, और इनके बारे में ये अनएक्नॉलेज्ड होते हैं, इनको ना कोई ऑब्जर्व कर सकता है, ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल एक बंदा जो है वो देखने में बड़ा मॉडर्न है, लेकिन वो कितना रिलीजियस है फॉर एग्जांपल, या उसका ईमान कितना मजबूत है, दैट इज समथिंग विच इज क्वेश्चनेबल, ठीक है। और ये चीज जो है ये इमीडिएटली टेस्ट नहीं हो सकती, ठीक है ना, ये चीज इमीडिएटली टेस्ट नहीं हो सकती।
इसे कहते हैं implicit attitude. In practice, a person can control their explicit attitude, but they cannot control, or their explicit attitudes may not be aligned with their implicit attitudes. ठीक है, उनके जो implicit attitudes हैं उनके साथ उनके explicit attitude align नहीं भी हो सकते. ये क्वेश्चन था पेपर में. पेपर सितंबर 2016 की अटेम्प्ट थी. इट वाज सितंबर 2016. 6 नंबर का सवाल था. लेट मी शो यू द क्वेश्चन. ऑटम 16 अटेम्प्ट थी. पेपर में क्वेश्चन नंबर था जनाब, ओके, ये क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट बी था. क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट बी था. Briefly explain the difference between explicit and implicit attitudes. While interviewing a candidate for the position of public relation officer for a financial institution, state whether you would more closely assess individuals' explicit or implicit attitudes. Give reason for your answer. 6 नंबर का क्वेश्चन है. पहले दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है, डिफाइन करके एग्जांपल देके आपने डिफरेंस बताना है. अभी पूछ रहा है कि पब्लिक रिलेशन ऑफिसर के लिए आप हायरिंग कर रहे हैं, तो आप बताएं कि आप उस बंदे का इम्प्लिसिट या एक्सप्लिसिट एटीट्यूड मेजर करने की या जानने की कोशिश करेंगे, असेस करने की कोशिश करेंगे. ये एग्जांपल एग्जैक्टली इसी क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है. While hiring a public relation officer for a financial institution, it would be important to assess more carefully the implicit attitude of the person. क्योंकि पब्लिक रिलेशन ऑफिसर में कस्टमर डीलिंग होती है, ठीक है, और कस्टमर डीलिंग जो है ये बहुत हद तक डिफाइन करती है आपके अंडरलाइंग मॉरल्स और आपके बिलीफ सिस्टम की बेस के ऊपर. ठीक है. Any trait of negative implicit attitude would be harmful for organization. Any trait for negative implicit attitude can affect your organization. So you'd be more interested in knowing implicit attitude of the person. ये क्वेश्चन था पेपर में. Heading 2.3 और heading 2.4 largely untested अभी तक एग्जामिनेशन के अंदर. Heading 2.3 जो है it talks about cross cultural variations. Remember culture to culture attitudes vary करते हैं, ठीक है ना. आप अगर पाकिस्तान से हैं तो आपके एटीट्यूड्स कुछ चीजों की तरफ और होंगे, अगर आप इंडिया से हैं, अमेरिका से हैं, तो आपके एटीट्यूड्स या आपकी फीलिंग्स कुछ और होंगी. दे कैन ना टेस्टेड नहीं, असेस की बात हो रही है. कोशिश तो कर सकते हैं ना, ऑब्वियसली उन्हें आप इजीली मेजर नहीं कर सकते, बट इट डज नॉट मीन कि आप उसे असेस ही नहीं कर सकते. यू कैन एटलीस्ट ट्राई टू असेस. यस, इट इज डिफिकल्ट टू असेस इम्प्लिसिट एटीट्यूड एज कंपेयर्ड टू एक्सप्लिसिट एटीट्यूड. ठीक है, आप कोशिश कर सकते हैं टेस्ट करने की, ठीक है ना. अब और बात है कि उसको जज करना मुश्किल होता है, लेकिन इसका ये नहीं कि आप टेस्ट कर ही नहीं सकते. यू कैन सिंपली कांट टेस्ट, यू कैन ट्राई टू टेस्ट. आप कम से कम टेस्ट करने की कोशिश जरूर कर सकते हैं, बट यस देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि आप उसे इजीली इवैल्यूएट ना कर सकें. सो कल्चरल हेरिटेज, मॉरल्स, बिलीफ्स, वैल्यूज, they have a significant impact on people's attitude, particularly their implicit attitudes. आपके मॉरल्स क्या हैं, आपका कल्चर क्या है, आपकी हेरिटेज क्या है, आपका बिलीफ सिस्टम क्या है, आपका रिलीजन क्या है. So care should be taken in the work environment to ensure employees are aware of and sensitive to other people's culture. ठीक है ना, आप सेंसिटिविटी हाई होनी चाहिए आपकी दूसरों के कल्चर के मुतालिक. ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है. कल्चर टू कल्चर एटीट्यूड्स वेरी करते हैं. ये अभी तक सवाल आया नहीं है पेपर में, बट अ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन माइट अपीयर इन द पेपर दैट ब्रीफली लिस्ट any 4, 5, 6 cultural factors that affect attitude. ठीक है, इस तरह का सवाल पेपर में स्ट्रेट फॉरवर्ड आ सकता है 3-4 नंबर का. ठीक है, ब्रीफली लिस्ट करने को कहा जाए कि कल्चरल फैक्टर्स को लिस्ट डाउन करें जो एटीट्यूड्स को अफेक्ट करते हैं. तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एटीट्यूड्स को अफेक्ट करते हैं? पेट्रियोटिज्म, हेरिडिटरी वेरिएबल्स, द फैक्टर्स व्हिच यू आर बोर्न विद इन अ सर्टेन कल्चर, रिचुअल, सेरेमनीज, सिंबल्स. आप याद करें ये सारे पॉइंट्स 5th चैप्टर के हैं ना, कल्चरल वेब के सारे पॉइंट्स हैं मोर और लेस. पावर स्ट्रक्चर, सिंबल्स, रिचुअल्स, एटीट्यूड टू रिस्क, अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस की बात हो रही है. गियर्ट हॉफस्टेड का मॉडल भी यहाँ डिस्कस हो रहा है. लॉन्ग टर्म वर्सेस शॉर्ट टर्म ओरिएंटेशन, इंडिविजुअलिज्म वर्सेस कलेक्टिविज्म, ब्यूरोक्रेसी एंड रूल्स, लेवल ऑफ ट्रस्ट, कलेक्टिव एंड पार्टिसिपेटिव डिसीजन मेकिंग. ये कल्चर टू कल्चर आपके एटीट्यूड्स वेरी करेंगे. इसी तरह मैस्कुलिनिटी वर्सेस फेमिनिनिटी, रिलीजियन. अगर आपने 5th चैप्टर थॉरली पढ़ा हुआ है तो आप गौर फरमाएं तो ये कल्चरल वेब
और हॉफस्टेड के मॉडल्स का कॉम्बिनेशन है। ऑब्वियसली देयर आर सो मेनी फैक्टर्स, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, ये सारे के सारे फैक्टर्स तो रिकमेंडेड ऑब्वियसली नहीं है कि आप ये सारे के सारे फैक्टर मेमोराइज करें, बट कम से कम 5-6 फैक्टर्स क्रॉस कल्चरल वेरिएशंस के आपके जहन में होने चाहिए। ये वाला क्वेश्चन अभी तक लार्जली अनटेस्टेड है, बट चांसेस आर देयर कि इसके ऊपर एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पुट करे। तो ये वाला क्वेश्चन अभी तक अनटेस्टेड है। ओके, वी इन द बिगिनिंग वी डिस्कस्ड, हमने शुरू में डिस्कस किया था कि परसेप्शन से एटीट्यूड्स निकलते हैं और एटीट्यूड से बिहेवियर्स निकलते हैं, ठीक है। और बिहेवियर्स जो होते हैं ये 2 डायमेंशन में मेजर किए जाते हैं, जॉब सेटिस्फेक्शन एंड जॉब स्ट्रेस। ये हमने बहुत शुरू में बात की थी, इस चैप्टर के बिल्कुल शुरू में, चैप्टर नंबर 5 बिल्कुल हमने स्टडी कर लिया। यस मिड से पहले हुआ था यार, चैप्टर 5 स्टडी करके तो हम 11 चैप्टर पे आए थे, और आपके मिड टर्म में पहले 5 चैप्टर इंक्लूडेड थे ना, आपके मिड टर्म में पहले 5 चैप्टर आए थे, ठीक। सो परसेप्शन, एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर, ये सीक्वेंस है ना, ठीक है। परसेप्शन से एटीट्यूड्स निकलते हैं, एटीट्यूड से ये सीक्वेंस याद रखिएगा, जस्ट कीप दिस सीक्वेंस इन माइंड। परसेप्शन से एटीट्यूड निकलते हैं, एंड देन आफ्टर कीपिंग दिस सीक्वेंस इन माइंड, लेट्स रीड अ वेरी गुड एग्जांपल। एटीट्यूड्स आर नॉट स्टडी एज पर्सनैलिटीज और पर्सनल क्वालिटीज। फॉर एग्जाम्पल, न्यू डेटा में चेंज योर एटीट्यूड, आपके एटीट्यूड से आपका बिहेवियर निकलता है, और जब आप किसी नए डेटा को एक्सपीरियंस करते हैं अपने बिहेवियर से, आपका एटीट्यूड जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक मिसाल देता हूँ, जो आपकी बुक की ही एग्जाम्पल है, कि आपका एक कोवर्कर है आपके ऑफिस में जो बिल्कुल भी पंक्चुअल नहीं है, टाइम पे नहीं आता, ठीक है, अक्सर जॉब से छुट्टी पे रहता है, एब्सेंट रहता है, और आपने उसके इस पर्टिकुलर बिहेवियर की वजह से आपने ये एटीट्यूड बिल्ड कर लिया अपने माइंड में, उसके लिए आपने परसेप्शन बिल्ड कर ली कि ये बंदा किसी काम का नहीं है, इसे कोई काम नहीं आता, ठीक है, इतनी छुट्टियां करता है, इसने क्या काम करना है। अच्छा, लेट्स से वंस इन अ वाइल कभी ऐसा इवेंट हुआ कि आपको उस बंदे के साथ काम करने का मौका मिला, यू गेट टू वर्क विद दैट पर्सन, आपको मौका मिला कि आप उस बंदे के साथ काम करें, ठीक है ना। और जब आपने काम किया उसके साथ, तो यू रियलाइज कि ये तो बड़ा काम का बंदा है, ही इज वेरी स्किल्ड, इवन दो कि वो पंक्चुअल नहीं है, इवन दो कि वो रेगुलर नहीं है, लेकिन ही इज वेरी स्किल्ड। तो आपने, आपका जो फ्रेम ऑफ माइंड पहले नेगेटिव था, यू हैड अ नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड, इट इमीडिएटली बिल्ड अप इन अ प्रोग्रेसिवली इंस्पिरेशनल फ्रेम ऑफ माइंड। आपका फ्रेम ऑफ माइंड फॉरन चेंज हो गया, लाइक आपका एटीट्यूड चेंज हो गया, आपका एटीट्यूड चेंज हो गया। एक और एग्जांपल देता हूं, आप स्टीरियोटाइपिंग परसेप्शन है आपकी कि पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स आर नॉट ऑफ गुड क्वालिटी, या चलो नॉट पाकिस्तान, चाइना की क्या बात कर लेते हैं, आपकी स्टीरियोटाइपिंग है, एक स्टीरियोटिपिकल परसेप्शन है कि पाकिस्तान चाइनीज मेड प्रोडक्ट्स आर ऑफ पुअर क्वालिटी, ओके, दिस इज स्टीरियोटाइपिंग ना, ठीक है। अच्छा, जब आप, तो इसकी बेस के ऊपर आपका एटीट्यूड शेप हो गया, आपका एटीट्यूड बिल्ड हो गया कि चाइनीज प्रोडक्ट जो हैं वो अच्छे नहीं होते, तो मुझे पसंद नहीं है। रिमेंबर कंपोनेंट्स ऑफ एटीट्यूड, कॉग्निटिव कंपोनेंट से परसेप्शन बिल्ड होती है, और अफेक्टिव कंपोनेंट से फीलिंग बिल्ड होती है, ठीक है। तो आपने स्टीरियोटिपिकल परसेप्शन है आपकी कि चाइनीज प्रोडक्ट आर ऑफ पुअर क्वालिटी, ये स्टीरियोटाइपिंग है, जिससे आपका एटीट्यूड बिल्ड हुआ, आई डोंट लाइक चाइनीज मेड प्रोडक्ट। जब आप बाजार गए प्रोडक्ट परचेज करने, तो आप क्या करेंगे, फिर आप चाइनीज मेड प्रोडक्ट को अवॉइड करेंगे ना, आप नहीं परचेज करेंगे, दिस इज व्हाट यू आर गोना डू, ठीक है ना, आप अवॉइड करेंगे चाइनीज प्रोडक्ट्स को, ऐसा ही करेंगे ना, ठीक है, एम आई राइट, है जी। अच्छा, लेट्स से व्हाट हैपेंस, एक दफा कुछ ये हुआ कि आप बाजार कोई चीज लेने गए, और आपने बगैर उसकी मेक देखे कि वो चीज कहाँ बनी हुई है, आपने वो प्रोडक्ट परचेज कर लिया। आप घर ले आए, घर ला के जब आपने इस्तेमाल किया तो इट वाज ऑफ वेरी गुड क्वालिटी, घर ला के जब आपने इस्तेमाल किया तो बड़ी अच्छी क्वालिटी का था। जब आपने उसका ब्रांड टैग पढ़ा तो लिखा था मेड इन चाइना। नाउ व्हाट हैपेंस, आपके बिहेवियर से आपका नया एटीट्यूड डेवलप हो गया, आपके बिहेवियर ने, यानी आपके एक्सपीरियंस ने आपका नया एटीट्यूड डेवलप। तो एज सुन एज न्यू डेटा बिकेम अवेलेबल, जैसे ही नया डेटा आया आपके पास, जैसे ही नया डेटा आपके पास आया, फौरन आपका जो एटीट्यूड है वो चेंज हो गया उस प्रोडक्ट के मुतालिक। इसे कहते हैं, एटीट्यूड से बिहेवियर्स निकलते हैं और बिहेवियर से एटीट्यूड निकलता है, गॉट इट। एटीट्यूड्स कैन अफेक्ट योर बिहेवियर, एंड अल्टीमेटली योर बिहेवियर एंड एक्सपीरियंसेस कैन चेंज योर एटीट्यूड टुवर्ड्स पीपल। इस फिनोमेना को हम कहते हैं एटीट्यूड ऑब्जेक्ट,
इस फिनोमेना को हम कहते हैं एटीट्यूड ऑब्जेक्ट। एटीट्यूड ऑब्जेक्ट बेसिकली किसी भी ऐसी चीज को, ऐसे इंसान को, ऐसी सिचुएशन को, ऐसी जगह को कहते हैं जिसके अगेंस्ट आप कोई ना कोई फीलिंग्स कैरी करते हो, इधर पॉजिटिव और नेगेटिव। एटीट्यूड ऑब्जेक्ट इज एनीथिंग towards which you have a judgment or you have a feeling, इधर पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, जिस किसी भी चीज की तरफ अगर आप कोई फीलिंग्स कैरी करते हैं, अगर आप कुछ जजमेंट्स कैरी करते हैं, so that is known as attitude object। इसे attitude object कहते हैं। It can be a place, it can be a person, it can be a situation, ठीक है, it can be an idea, कुछ भी चीज, कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना। एटीट्यूड ऑब्जेक्ट मीन्स एनीथिंग अगेंस्ट विच यू हैव a particular feeling or you have a particular judgment, you know, you hold a particular judgment। जैसे अभी हमने यहाँ डिस्कस किया ऊपर कि एटीट्यूड्स जो हैं ये स्टडी होते हैं एंड एटीट्यूड्स कैन चेंज। एटीट्यूड्स आर स्टडी एंड एटीट्यूड्स कैन चेंज। एटीट्यूड कैसे चेंज होते हैं? हाउ डज एटीट्यूड्स चेंज? लैग आ रहा है स्क्रीन में? अच्छा, अच्छा, वेट अ मिनट। Okay, is it better now? Is it better? एटीट्यूड ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं, किसी भी चीज की तरफ आपकी जो जजमेंट है या जो आपकी फीलिंग्स हैं, दैट डिटरमिन एटीट्यूड। इसे हम एटीट्यूड्स का नाम देते हैं। ओके, लेट मी गिव एन एग्जांपल टू एक्सप्रेस हाउ एटीट्यूड्स आर चेंज्ड। एटीट्यूड्स हम कैसे चेंज होते हैं? एटीट्यूड्स जो हैं दे आर चेंज ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स। दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जिनकी बेस पे एटीट्यूड जो है वो चेंज होते हैं। नहीं, दो चीजें होती हैं बेसिकली। लेट मी एक्सप्लेन इट। एटीट्यूड चेंज होता है दो चीजों की बेस के ऊपर। नंबर वन, इफेक्टिव एंड परसुएसिव कम्युनिकेशन। ठीक है, इफेक्टिव एंड परसुएसिव कम्युनिकेशन। फॉर एग्जांपल, आपकी कम्युनिकेशन, टू व्हाट एक्सटेंट the communication is based on expertise। ठीक है, जैसे आप टीवी पे ऐड देखते हैं टूथपेस्ट के, टीवी पे टूथपेस्ट के ऐड चलता है। अ डेंटिस्ट टेलिंग बेनिफिट्स ऑफ अ टूथपेस्ट इन अ टीवी कमर्शियल। एक डेंटिस्ट जो है वो टूथपेस्ट के फवायद आपको बता रहे हैं। डेंटिस्ट ही क्यों दिखाते हैं टीवी पे? क्या वजह? क्योंकि एक्सपर्टीज बिल्ड होती है और आप अपना एटीट्यूड चेंज कर लेते हैं टुवर्ड्स दैट प्रोडक्ट एंड यू स्टार्ट हैविंग अ पॉजिटिव फीलिंग टुवर्ड्स दैट प्रोडक्ट। ठीक है, तो नंबर वन एक्सपर्टीज, नंबर टू लाइकेबिलिटी। लाइकेबिलिटी, फॉर एग्जांपल यूजिंग सेलिब्रिटीज इन टीवी एड्स, टीवी कमर्शियल्स। ठीक है ना, टीवी कमर्शियल्स में सेलिब्रिटीज क्यों इस्तेमाल करते हैं? क्यों हायर करते हैं सेलिब्रिटीज को टीवी कमर्शियल में? सेलिब्रिटीज को टीवी कमर्शियल में इसलिए हायर करते हैं जस्ट बिकॉज के दे हैव हाई लेवल ऑफ लाइकेबिलिटी। ठीक है ना, उनकी लाइकेबिलिटी जो है वो हाई लेवल होती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी सेलिब्रिटी को पसंद करते हैं, ठीक है, एग्जैक्टली अगर आप किसी सेलिब्रिटी को पसंद करते हैं तो यू विल ट्रस्ट दैट सेलिब्रिटी। इससे ट्रस्ट वर्दीनेस बेहतर होती है, इससे ट्रस्ट वर्दीनेस बेहतर होती है। ठीक, और फिर आप क्या करते हैं? आप पर्सनल लेवल पे आके मैसेज कम्युनिकेट करते हैं। पर्सनल लेवल पे का मतलब ये होता है कि सिमुलेट करते हैं ऑडियंस की प्रॉब्लम्स को। ठीक है,
आप सिमुलेट करते हैं, मतलब आप लोगों की जो रूटीन लाइफ के मैटर्स हैं उनको दिखाते हैं ना टीवी के ऊपर। जैसे कुकिंग ऑयल का ऐड आ रहा है टीवी पे, तो कुकिंग ऑयल के ऐड में वो आपको बिल्कुल एक रूटीन का माहौल दिखाएंगे ना घर का, जैसे द लेडी इज कुकिंग इन द किचन एंड द किड्स आर प्लेइंग इन द लाउंज। तो पर्सनल लेवल पे सिमुलेट करते हैं आपको, ठीक है। वो इतना मतलब आपको पर्सनल लेवल पे आके सिमुलेट करते हैं कि आपका दिल करता है कि बस अभी शादी करूं और ऐसा माहौल मैं भी क्रिएट करूं अपने घर में। तो दैट इज हाउ दे ट्राई टू सिमुलेट यू, ठीक है। हाँ एग्जैक्टली ये हर चीज मीज़ान में अच्छी लगती है, ये बड़ा मजे का कॉन्सेप्ट है। खैर ये मार्केटिंग में आ जाता है। मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब आप चीजों को राइम्स की शक्ल में ट्रांसफॉर्म करते हैं तो वो आपकी मेमोरी में रुक जाती हैं। बेसिकली एक बड़ी मजे की स्टडी हुई, एक रिसर्च है बड़ी मजे की। वो कहते हैं कि दो फैक्टर्स आपकी मेमोरी को हुक कर लेते हैं, दो फैक्टर्स जो है वो आपकी मेमोरी को हुक कर लेते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, हुक का मतलब क्या होता है? दो ऐसी सेंसेस हैं, फॉर एग्जांपल जैसे आपकी सेंस ऑफ स्मेल है। आप जब कोई खास फ्रेग्रेंस सूंघते हैं, कोई खास परफ्यूम आपकी नॉस्ट्रिल्स में जाता है तो आप एकदम कैप्चर कर लेते हैं ना किसी खास इवेंट को। हम फ्रेग्रेंसेस को और परफ्यूम्स को इवेंट्स के साथ याद रखते हैं, ऐसा ही है ना। कोई खास खुशबू आपकी नॉस्ट्रिल्स में गई तो आपको फौरन कोई इवेंट याद आ जाता है, अच्छा यार वो वाला इवेंट जो है, ठीक है। इसे इसे कहते हैं एंकरिंग, हुकिंग कहते हैं, हुक करना कहते हैं। अच्छा इसी तरह आपकी सेंस ऑफ हेयरिंग जो है, ये भी एंकरिंग में सबसे प्रोमिनेंट सेंस होती है। आप कोई पुराना गाना सुनते हैं तो आपको कोई बंदा, बड़ा खूबसूरत बंदा याद आ जाता है। आप कोई पुराना सॉन्ग सुनते हैं तो आपको कोई खास मौका याद आ जाता है ना। इसे एंकरिंग कहते हैं। सब एग्जैक्टली ये सब कॉन्शियस में रह जाती हैं आपकी चीजें। तो बेसिकली वो जो आपका एटीट्यूड चेंज कर रहे होते हैं वो आपके सबकॉन्शियस को हिट कर रहे होते हैं। सो एटीट्यूड बेसिकली दो चीजों की वजह से चेंज होता है। नंबर वन, इफेक्टिव एंड परसुएसिव कम्युनिकेशन, एंड नंबर टू, टारगेट ऑडियंस करेक्टरिस्टिक। आपकी जो टारगेट ऑडियंस है उनके करेक्टरिस्टिक्स कैसे हैं। टारगेट ऑडियंस के दो इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स एटीट्यूड को फॉर्म करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। नंबर वन, टारगेट ऑडियंस जो है उसका इंटेलिजेंस लेवल क्या है, ठीक है, उसका इंटेलिजेंस लेवल क्या है। और नंबर टू, उनकी सेल्फ एस्टीम कितनी है, सेल्फ एस्टीम कैसी है। इंटेलिजेंस लेवल जो है इट कैन बी हाई, ठीक है, और इट कैन बी लो। पीपल विद हाई इंटेलिजेंस, people with high intelligence will refer to, again, cognitive, uh, two-sided messages. High intelligence are persuaded by two-sided messages. People with low intelligence are persuaded by one-sided messages. जिन लोगों में इंटेलिजेंस हाई होती है उन्हें आपको टू साइडेड मैसेजेस दिखाने होते हैं, यानी आपको उनको दोनों एस्पेक्ट्स दिखाने होते हैं। और जिन लोगों की इंटेलिजेंस लो होती है दे कैन इजीली बी परसुएडेड बाय वन साइड मैसेज। इसी तरह सेल्फ एस्टीम है। सेल्फ एस्टीम का कॉन्सेप्ट होता है ईगो ऑफ द पीपल, लोगों की ईगो कितनी है। जैसे फॉर एग्जांपल आप कुकिंग ऑयल का ऐड दिखा रहे हैं टीवी पे, तो वन साइड मैसेज क्या है कि आप सिर्फ इमोशनल अपील कर रहे हैं, आप सिर्फ एक फैमिली दिखा रहे हैं, एक अच्छा सा माहौल दिखा रहे हैं, ये वन साइडेड मैसेज है। टू साइडेड मैसेज क्या है कि आप साथ साथ कुकिंग ऑयल की खूबियां भी बता रहे हैं, विटामिन ए भी है, विटामिन डी भी है इसके अंदर, ऑयल भी है। ये टू साइडेड मैसेज, बैलेंस्ड मैसेजेस हैं आपके। आप उसकी खसूसियात भी बता रहे हैं प्लस आप इमोशनल अपील भी कर रहे हैं, इसे कहते हैं टू साइडेड मैसेजेस, ठीक है। सेल्फ एस्टीम कहते हैं ईगो को। पीपल विद मॉडरेट सेल्फ एस्टीम, जिनकी सेल्फ एस्टीम मॉडरेट होती है, ठीक है, आर इजी टू कन्विंस, इनको कन्विंस करना आसान होता है। पीपल विद हाई और लो लेवल सेल्फ एस्टीम आर वेरी डिफिकल्ट टू कन्विंस, इनको कन्विंस करना मुश्किल होता है, ठीक है। ये क्यों है अभी हम इस बहस में नहीं जा रहे, बस आप ये ध्यान में रख लें कि जिन लोगों की सेल्फ एस्टीम मॉडरेट होती है, यह सेल्फ एस्टीम का टॉपिक हम पढ़ेंगे जाके 7 चैप्टर में, मोटिवेशन में आएगा, तो वहां मैं एक्सप्लेन करूंगा कि सेल्फ एस्टीम का कॉन्सेप्ट क्या है। फॉर द टाइम बीइंग जस्ट कीप इट इन माइंड कि पीपल विद लो लेवल ऑफ सेल्फ एस्टीम और हाई लेवल ऑफ सेल्फ एस्टीम आर वेरी डिफिकल्ट टू कन्विंस। सेल्फ एस्टीम बेसिकली आपकी ईगो को कहते हैं इस कॉन्टेक्स्ट में। यस, एस्टीम मतलब खुद ही होता है कि आपकी जो अना है, जो आपकी खुदी है वो कितनी स्ट्रांग है।
फॉर द टाइम बीइंग हम सेल्फ एस्टीम को ईगो की सेंस में बात कर रहे हैं। तो ये जो मैंने आपके सामने बुलेट्स में लिखा है, ये आपकी किताब में पैराग्राफ्स की शक्ल में अवेलेबल है। Effective and persuasive communication, be successful in changing attitudes. Communication will be more effective if written with expertise, trustworthiness, and on a personal level. Success also depend on target audience. ईगो बेसिकली तैयब कहते हैं अना को, और अना का मतलब ये होता है कि आप किस हद तक फ्लेक्सिबल हैं दूसरे की बात सुनने में, ठीक है। टू व्हाट एक्सटेंट यू आर फ्लेक्सिबल इन लिसनिंग टू और एड्रेसिंग टू अदर्स। तो ये जितना यहाँ मैंने आपको डिटेल बताई है सारी की सारी यहाँ मौजूद है, ठीक है। Emotions also have an impact on persuasion and attitude change, as is commonly found in advertising, health campaign and political messages. तो इमोशंस को भी हम यूज करते हैं परसुएट करने के लिए, ठीक है ना। एक बड़ा आगे क्विक सा टॉपिक है रीजन एक्शन की थ्योरी ऑफ रीजन एक्शन। ये सिर्फ पढ़ लें, इस पे वैसे क्वेश्चन आने के चांसेस बड़े ब्लीक हैं क्योंकि ये थ्योरी बहुत तफसील में एक्सप्लेन नहीं की गई, बस हमें उसका हवाला दे दिया गया। थ्योरी ऑफ रीजन एक्शन कहती है कि अगर एक इंसान इवेलुएट करे कि एक बिहेवियर पॉजिटिव है और वो ये समझे कि दूसरे चाहते हैं कि वो उस बिहेवियर को रिप्रोड्यूस करे, सो ही इज मोर लाइकली टू बिहेव इन दैट वे। फॉर एग्जाम्पल, एक एम्प्लॉय जो है वो पंक्चुअल नहीं है जी, दे आर मोर इमोशनली इंटेलिजेंट बिकॉज दे एड्रेस टू इमोशंस मोर। फीमेल्स आर इमोशनली इंटेलिजेंट बिकॉज वो ज्यादा जल्दी इमोशंस को एड्रेस करती। थ्योरी ऑफ रीजन एक्शन ये कहती है कि एक इंसान जो है, फॉर एग्जाम्पल एक एम्प्लॉय जो है वो ऑफिस में पंक्चुअल नहीं है, टाइम पे नहीं आता, एक दिन वो जल्दी आ जाता है ऑफिस में, टाइम पे आ जाता है, तो वो देखता है उसका बॉस भी उसकी तारीफ कर रहा है, उसके कॉलीग भी उसको बड़ा अच्छा अच्छा कह रहे हैं, ठीक है। तो उसे ये रियलाइज होगा कि ये तो बड़ा अच्छा बिहेवियर है। ही इवेलुएट दैट माई पंक्चुअलिटी इज अ पॉजिटिव बिहेवियर एंड ही थिंक्स दैट सिग्निफिकेंट अदर्स, दूसरे लोग चाहते हैं कि मैं इस बिहेवियर को रिप्रोड्यूस करूं, सो ही इज मोर लाइकली टू बिहेव इन दैट वे। तो वो कल से दोबारा टाइम पे आएगा। इसे कहते हैं कि रीजन देना किसी को। इसकी एक और अच्छी एग्जांपल है, आपके घर में आपके छोटे छोटे सिबलिंग्स होंगे या भांजे भतीजियां होंगी, यू माइट बी हैविंग नीस नेफ्यूज। अपने बच्चे तो नहीं होंगे ऑब्वियसली किसी के, बट ये सिबलिंग्स हों अगर आपके छोटे, या अगर आपके नीस नेफ्यूज हों, तो आपने नोट किया होगा जिन घर में छोटे बच्चे होते हैं, वो जो साल 1.5 साल का जो बच्चा होता है बड़ी क्यूट हरकतें करता है ना, तो अक्सर घर वाले जो हैं वो उससे वो उस किस्म की हरकत जो है वो दोबारा करवाने की कोशिश करते हैं, है ना, कि बच्चे से हम कोई खास एक्शन परफॉर्म करवाने की कोशिश करते हैं। नाउ व्हाट हैपेंस, जस्ट इमेजिन कि वो जो बच्चा है, जब आप उसे परसुएट करते हैं, कन्विंस करते हैं कि आपको वो एक्शन, और आप उसकी तारीफ करते हैं, उसे हंसते हैं, उसे आप मोटिवेट करते हो, वो बच्चे के सबकॉन्शियस माइंड में ये चल रहा होता है कि उसका वो पर्टिकुलर बिहेवियर जो है वो पॉजिटिव है, एंड सिग्निफिकेंट अदर्स मतलब आप लोग, उसके पेरेंट्स, उसके चाचा चाची, वो चाहते हैं कि वो बच्चा जो है उस वे में बिहेव करे। सो देर आर मोर लाइकली रीजंस दैट द किड विल बिहेव इन दैट वे। वो बच्चा वो आपको फिर हरकत करके दिखाएगा, दोबारा दिखाता है ना वो बच्चा वो वाली हरकत आपको दोबारा करके, क्योंकि उसको बच्चे को पता होता है कि मुझे अपलॉड किया जा रहा है, मुझे अप्रेज किया जा रहा है। ये कॉन्सेप्ट है थ्योरी ऑफ रीजन एक्शन का, कि आप किसी को एक रीजन देते हैं किसी एक पर्टिकुलर एक्शन को रिप्रोड्यूस करने का। खैर, इट्स अ वेरी क्विक टॉपिक, सिर्फ 2 लाइनें हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस वीक हैं। हाँ, ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मेकिंग यूज ऑफ एटीट्यूड, हाउ पीपल यूज एटीट्यूड, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अभी तक आया नहीं है वैसे। इनफैक्ट अभी हेडिंग 2.3 और 2.4 थॉरली अनटेस्टेड है पेपर। हेडिंग 2.3 और 2.4 में से पेपर में कभी क्वेश्चन नहीं आया। तो दीज बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, काफी है आज के लिए, इनफ फॉर टुडे। ओके, चलें ठीक। उर्वा कह रही है कंप्लीट कर लें, फरदीन भी कह रही है आज के लिए काफी है, और बाकी लोगों की क्या राय है जी, व्हाट अदर्स पीपल थिंक। नवीद ने भी कह दिया, जेबा ने भी कह दिया। उर्वा को बहुत शौक है पढ़ने का है। अच्छा, इस तरह से है कि
एक टेस्ट स्केड्यूल एडिशनल डेवलप किया है मैंने पहले 5 चैप्टर्स का। मैंने पहले 5 चैप्टर्स का एक एडिशनल टेस्ट स्केड्यूल डेवलप किया है। जिन लोगों ने प्रीवियस टेस्ट नहीं दिए या जिन लोगों ने कोई टेस्ट मिस किए हुए हैं वो लोग पिछले 5 चैप्टर्स के टेस्ट दोबारा दे सकते हैं। ओके, कल से ऑनवर्ड एलएमएस के ऊपर एवरी 3 डेज, चलें चैप्टर 5, नहीं नहीं नॉट 5, एक गो में नहीं है बेटा, बस सुन लो ना, सुन लो मेरी बात। कल से ऑनवर्ड्स एवरी 3 डेज आफ्टर, हर 3 दिन बाद एक टेस्ट एलएमएस पे अपलोड हो जाया करेगा। फॉर एग्जांपल कल चैप्टर नंबर 1 के फर्स्ट हाफ का टेस्ट अपलोड हो जाएगा, फिर फ्राइडे को चैप्टर नंबर फर्स्ट के सेकंड हाफ का अपलोड हो जाएगा, नया टेस्ट होगा। इसी तरह फिर लेट से मंडे को सेकंड का फर्स्ट हाफ हो जाएगा, फिर थर्सडे या फ्राइडे को फॉर एग्जांपल सेकंड का सेकंड हाफ हो जाएगा। इस तरह कोई कंप्लीट चैप्टर और कोई, अगेन ये वॉलंटियर है बेटा, ये क्योंकि हमारे रेगुलर टेस्ट भी साथ साथ हो रहे हैं चैप्टर बाय चैप्टर, तो ये जो रिवीजन टेस्ट है ये वॉलंटियर है। एटलीस्ट 2 दिन बाद, ताकि आपको टाइम मिल जाए। तो ये जो रिवीजन टेस्ट है ये वॉलंटियर है, ये मैंडेटरी नहीं है। ओके, ये मैंडेटरी नहीं है, ये सिर्फ उनके लिए है जो चाहते हैं कि उनका कोई टॉपिक रिवाइज हो जाए या जिन्होंने कोई पिछला टेस्ट मिस किया है, इफ दे वांट टू टेक दैट टेस्ट वंस अगेन so they can do that. So these are, जी मैं एक दिन पहले आपको बता दूंगा कि जी कल टेस्ट अपलोड हो जाएगा, जैसा भी मैं आपको बता रहा हूँ कि कल फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट हाफ का टेस्ट अपलोड हो जाएगा। ठीक है, ओके। वेल इट डिपेंड्स ऑन द काउंट, इट डिपेंड्स, अगर तो ज्यादा लोगों ने इंटरेस्ट लिया उसमें और वो टेस्ट कोई फॉर एग्जांपल मोर देन 10 हुए क्वांटिटी में, तो फिर तो मैं ही चेक करूंगा। लेकिन अगर 1-2 हुए फॉर एग्जांपल तो फिर वो टीए मार्क करें। तो डिपेंड्स कि उनकी क्वांटिटी कितनी होगी। सो आई रिकमेंड कि ज्यादा से ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करें इस प्रैक्टिस के अंदर, ताकि आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस बेहतर हो, रिवीजन बेहतर हो। ठीक है, सो जस्ट टू पार्टिसिपेट इन इट इफ यू वांट। ठीक है जी, जी एवरी 3 डेज ही करूंगा। जो जो छोटे चैप्टर्स हैं वो 2 डेज बाद कर लेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल 4th चैप्टर है। ठीक है, अदरवाइज जो लेंथी चैप्टर है वो हम 3 दिन बाद कर लेंगे, मतलब हम कम से कम हफ्ते में 2 एक्स्ट्रा टेस्ट, 2 टेस्ट प्लान कर लेंगे। ठीक है जी, यस यस, इसी वजह से की है, फॉर दैट रीजन आई हैव डन दिस। ओके, तो कल इंशाल्लाह फिर आप फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट हाफ का टेस्ट एलएमएस पे देख लेंगे अपने, बाकी फिर कल कंटिन्यू करते हैं। जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच, खुश रहें जी सारे, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अगेन बिफोर द नेक्स्ट टेस्ट माहम बेटा, फॉर एग्जांपल अगर कल फर्स्ट हाफ का टेस्ट अपलोड होता है तो सेकंड हाफ का टेस्ट अपलोड होने से पहले पहले, ठीक है, बिफोर द नेक्स्ट टेस्ट इज अपलोडेड। ओके, ग्रेट, अल्लाह हाफिज बेटा, खुश रहो, खुदा हाफिज।